अथवा प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है जी, दो मेथड पढ़ा था हम लोगों ने, लेक्चर मेथड और व्याख्यान युक्त ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हम लोग प्रोजेक्ट मेथड करेंगे। सर फर्स्ट प्रोजेक्ट मेथड एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा उसके बारे में डिटेल से? नहीं सर, सिर्फ मेथड। अच्छा, ये व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड। और सेकंड? व्याख्यान युक्त डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, आज करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। पहले इसके प्रोजेक्ट अथवा प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड इसका नाम है इंग्लिश में। प्रोजेक्ट अथवा प्रायोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस, सारे सब्जेक्ट की शिक्षा दी जा सकती है। विज्ञान जैसे प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विषय के लिए यह और भी उपयोगी है। इस विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डेवे थे, DEWAY। तो विधि का स्वरूप देखते हैं पहले। इस विधि में पढ़ाई का केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है। विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं तथा योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। प्रोजेक्ट का कार्य करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है वह उसी समय ग्रहण कर लिया जाता है, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित क्यों न हो। इस प्रकार इस विधि में इंसिडेंटल, प्रासंगिक ढंग से पढ़ाई की जाती है। विज्ञान की शिक्षा भी प्रासंगिक ढंग से दी जाती है। प्रोजेक्ट का कार्य करते हुए विज्ञान के जिन तथ्यों, सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान की जहां जहां आवश्यकता होती है वह ज्ञान उसी समय विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। यही प्रोजेक्ट विधि द्वारा पढ़ाने का रूप है। मतलब समझ में आया कि एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उससे रिलेटेड जो बातें जब जरूरत होती है उसी समय बता दिया जाता है। तो इंसिडेंटल, प्रासंगिक ढंग से पढ़ाई की जाती है। यह है प्रोजेक्ट मेथड का स्वरूप। इसकी कार्य प्रणाली। प्रोजेक्ट विधि से पढ़ने के लिए एक निश्चित क्रम का अनुसरण करना पड़ता है। यह सोपान निम्न है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में पढ़ाना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ने के लिए एक निश्चित क्रम में अनुसरण करना पड़ता है। ये सोपान निम्न है। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। दूसरा, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा, प्रोजेक्ट का चुनाव और उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान। चूजिंग एंड पर्पसिंग, मतलब जो हम प्रोजेक्ट चुने, पहले प्रोजेक्ट को चुने और उसका पर्पस क्या है। दूसरा ये हो गया प्रोजेक्ट का चुनाव और उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान। तीसरा स्टेप हो गया कार्यक्रम बनाना, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फोर्थ हो गया योजना अनुसार कार्य करना, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। फिफ्थ स्टेप है कार्य मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सिक्स्थ
और लास्ट स्टेप है सारे कार्य का लेखा जोखा रखना, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मेथड में पहले एक प्रोजेक्ट चुनते हैं, उसका हो गया पहला, उसके स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। दूसरा प्रोजेक्ट का चुनाव और उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान, चूजिंग एंड पर्पसिंग। तीसरा कार्यक्रम बनाना, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फोर्थ है योजना अनुसार कार्य करना, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। फिफ्थ है कार्य मूल्यांकन करना, एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लास्ट है सारे कार्य का लेखा जोखा रखना, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग डिटेल से। पहला परिस्थिति उत्पन्न करना। सबसे पहले ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें विद्यार्थी किसी समस्या का सामना करे, जीवन उपयोगी क्रियाओं को करते समय विद्यालय के अध्ययन, वाद विवाद मतलब डिस्कशन, डिबेट तथा अन्य पाठ्येतर मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर, पाठ्येतर क्रियाओं को करते समय किसी स्थान की सैर और भ्रमण करते समय विद्यार्थियों के सामने कोई समस्या आती है अथवा वे अपनी कोई आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं। इस प्रकार परिस्थिति का सामना करने के लिए ही विद्यार्थियों को अनुकूल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की इच्छा जागृत होती है। तो पहला हो गया परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। ये परिस्थिति कभी कैसी भी हो सकती है, जैसे वाद विवाद करते वक्त, भ्रमण करते वक्त, सैर करते वक्त, उस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जिसको विद्यार्थियों को पढ़ने की जरूरत हो, फील करे, तो वो हो गया परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा हो गया प्रोजेक्ट का चुनाव और उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण, कि प्रोजेक्ट कौन सा होगा और उसका पर्पस क्या होगा। तो समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योजना प्रस्तावित करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। किस योजना को लेकर आगे बढ़ाया जाए, इस पर कक्षा में वाद विवाद होता है। विचार गोष्ठी द्वारा अध्यापक उचित निर्देशन में अनुकूल प्रोजेक्ट का चुनाव विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। जिस उद्देश्य के लिए प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है उसे पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट का चुनाव करते वक्त वाद विवाद, डिस्कशन के बाद एक अनुकूल प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है और विद्यार्थी खुद चुनाव करते हैं। इसमें अध्यापक के निर्देशन में करते हैं। तो तीसरा है इसका स्टेप, कार्यक्रम बनाना। प्रोजेक्ट का चुनाव होने के बाद, हमने जब प्रोजेक्ट का चुनाव कर लिया, पहले सिचुएशन क्रिएट किया, फिर प्रोजेक्ट का चुनाव किया, उसके बाद कार्यक्रम बनाएंगे कि कैसे उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। प्रोजेक्ट का चुनाव होने के बाद उस पर कार्य करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। इसके लिए पुनः विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। अध्यापक की उचित देखरेख में प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयों, किए जाने वाले विविध कार्यों, प्राप्त साधनों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कार्यक्रम बना लिया जाता है। कार्यक्रम ऐसा बनाया जाता है कि कक्षा का प्रत्येक बालक उसमें हाथ बटा सके। तो जब एक बार आपने प्रोजेक्ट का चुनाव कर लिया, फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है।
जो सुविधाएं उपलब्ध है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा चुनाव कर लें जो सामग्री हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। और ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें कि कक्षा के हर एक विद्यार्थी का योगदान रहे उसमें। ये तीसरा हो गया कार्यक्रम बनाना, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना। जो कार्यक्रम आपने बनाया है उसके हिसाब से काम करना है। कार्यक्रम बन जाने के पश्चात उसके अनुसार कार्य किया जाता है। विद्यार्थियों को उनकी पूरी योग्यता और सामर्थ्य के अनुकूल ही कार्य दिया जाता है। मतलब जितनी कैपेसिटी है वैसा ही काम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई स्लो बच्चा है उसको बहुत डिफिकल्ट काम दे दें, जो फास्ट बच्चा है उसको स्लो काम दे दें। तो उनके योग्यता के हिसाब से उनका योगदान लिया जाता है। ये फोर्थ स्टेप हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप, कार्य का मूल्यांकन करना। जब विद्यार्थी काम करेंगे तो कैसा काम कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन जरूरी है। अगर समय समय पर इवेल्युएशन नहीं किया जाए, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाए तो फिर काम नहीं पूरा होगा। समय समय पे विद्यार्थियों को आयोजन करके कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है। विद्यार्थियों को स्वयं भी अपने किए हुए कार्य का मूल्यांकन करने को प्रेरित किया जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति किस दिशा में हो रहा है ये भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप, कार्य का मूल्यांकन करना। सिक्स्थ है, लास्ट स्टेप है, सारे कार्य का लेखा जोखा रखना। विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट के चुनाव से लेकर उसके पूरा होने तक सभी क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। वे अपने कार्य के बारे में भी लिखते हैं और जो कठिनाइयां उनके सामने आती है उनके बारे कमियों को भी लिखा जाता है, गलतियों को भी लिखा जाता है, सारा लेखा जोखा रखा जाता है। तो ये हो गए स्टेप्स फॉर प्रोजेक्ट मेथड। जैसे एक बायोलॉजी का है, मतलब बायोलॉजी का एक प्रोजेक्ट का नाम पुष्प वाटिका या फूलों का बगीचा लगाना एक प्रोजेक्ट है। जैसे आप अपने सब्जेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। तो पुष्प वाटिका, ये तो कॉमन बातें हैं, कोई भी बता सकता है। पुष्प वाटिका या फूलों का बगीचा लगाना, उसमें क्या क्या जरूरत होती है, कैसे प्रोजेक्ट पूरा किया जाता है। तो एक ये बायोलॉजी का प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें शिक्षा देने का अवसर मिलता है। इस योजना का कार्य करते समय तो ये प्रोजेक्ट था जीव विज्ञान का था। तो कुछ अपने सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं उसके बारे में प्रोजेक्ट मेथड में अगर पूछा जाए तो। अब इसके गुण देखते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के गुण क्या है। पहला है मनोवैज्ञानिक। प्रोजेक्ट विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में बालक को केंद्र बनाकर शिक्षा दी जाती है। बालकों की स्वाभाविक रुचियां, मनोवृत्तियां का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसकी जिज्ञासा, संग्रह, रचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का ध्यान होता है। इस विधि में बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक रुचि बनी रहती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली बच्चे अटैच्ड होते हैं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है, सारे काम करना पड़ता है, हर एक बच्चों का अपना अपना काम दिया जाता है उनके योग्यता अनुसार, तो वो जुड़े रहते हैं। इसलिए इसे साइकोलॉजिकल कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकता होती है इसमें। तो इस विधि में बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक रुचि बनी रहती है, क्योंकि लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट होता है। दूसरा,
स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है, हर एक बच्चे को अपना काम करने के लिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तीसरा, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। फोर्थ, कार्य जीवनोपयोगी एवं वास्तविक होता है और उसकी समस्या के समाधान के लिए ही होता है। जैसे अभी था पुष्प वाटिका लगाना, जीव विज्ञान का एक प्रोजेक्ट। तो ये जीवन से संबंधित बातें हैं, डे टू डे लाइफ से, तो इसमें रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है और कार्य जीवनोपयोगी होता है, लाइफ में काम आने वाली होती है, इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट होता है। इसलिए पहला इसका प्रोजेक्ट विधि का गुण हो गया मनोवैज्ञानिकता। दूसरा हो गया प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि। ये प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि है, प्रैक्टिकल मेथड। इस विधि में बालकों की क्रियाशीलता प्रधानता दी जाती है। इस विधि में बालकों की क्रिया अध्यापकों द्वारा लादा नहीं जाता, बल्कि विद्यार्थियों द्वारा क्रियात्मक कार्यों एवं प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग आदि नियमों का पर आधारित होता है। तो ये मतलब क्या, इसमें प्रयोगात्मक और व्यवहारिकता होती है, टीचर उस पर लादते नहीं है। जैसे लेक्चर मेथड में ज्ञान की बौछार की जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता, करके सीखा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट का चुनाव विद्यार्थियों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश को ठीक प्रकार से जानने के लिए ही किया जाता है। अतः यह विधि द्वारा, यह नहीं, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों द्वारा अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रशिक्षण लेते हैं। डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने का ट्रेनिंग कह सकते हैं। ये प्रयोगात्मक और व्यवहारिकता होती है। इसलिए तीसरा है सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग। सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग, तो तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग इसका प्रोजेक्ट विधि के गुण। पहला मनोवैज्ञानिकता, दूसरा प्रयोगात्मकता एवं व्यवहारिक विधि मतलब प्रैक्टिकल, तीसरा सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग। प्रजातांत्रिक ढंग का क्या मतलब है? मतलब बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, इसलिए उसको प्रजातांत्रिक कहा जाता है। टीचर के द्वारा लादा नहीं जाता। तो प्रोजेक्ट प्रणाली बालक को सिखाने की प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें बालक अपने ढंग से काम करने को स्वतंत्र रहता है। प्रोजेक्ट के चुनाव से लेकर उसकी समाप्ति तक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने, अपना मत व्यक्त करने, निर्णय लेने एवं उन्हें कार्यान्वित करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है प्रजातांत्रिक ढंग। सीखने का प्रजातांत्रिक ढंग मतलब डेमोक्रेसी। तो 3 इसके एडवांटेज थे। अब फोर्थ है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास का क्या मतलब है कि बच्चे जब काम करते हैं तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इससे उनमें सामाजिकता आती है। समाज वही होता है कि लोग एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में काम करें, एक दूसरे को मदद करें। तो ये बच्चे सीखते हैं इससे सामाजिकता। तो इसलिए कहते हैं फोर्थ एडवांटेज सामाजिक गुणों का विकास। इस विधि में सामाजिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर शिक्षा दी जाती है तथा शिक्षा के द्वारा बालकों को समाज में अनुकूल ढलने का
ढलने दिया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिकता होती है इसमें। विद्यार्थी एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो सामाजिकता सीखते हैं। तो फोर्थ इसका एडवांटेज है सामाजिक गुणों का विकास। फिफ्थ है अस्थाई एवं स्पष्ट ज्ञान। जो करके हम लोग सीखते हैं वो हमारे माइंड में परमानेंट होता है, और जो रट के पढ़ के सीखते हैं वो टेम्पररी होता है, कुछ दिनों में हम भूल जाते हैं। तो यही कह रहा है ये फिफ्थ एडवांटेज, स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान। इस विधि द्वारा विद्यार्थी सक्रिय होकर पूरी लगन और प्रत्यक्ष अनुभवों एवं क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल सुनकर अथवा तथ्यों को रटने के द्वारा नहीं। इस प्रकार का ज्ञान व्यवहारिक होने के कारण तथा स्वयं अपनी चेष्टाओं पर आधारित होने के कारण स्पष्ट ही होता है, साथ साथ बहुत समय तक मस्तिष्क में भी बना रहता है। जो पहले मैंने बताया कि ये जो हम रट के पढ़ के सुन के सीखते हैं उससे बहुत ज्यादा परमानेंट होता है जब हम करके सीखते हैं। की हुई चीजें, अपने हाथ से की हुई चीजें हमारे दिमाग में परमानेंटली, मतलब स्थायी रूप से याद रहता है। अगला एडवांटेज है हस्तकार्य के प्रति अनुराग। मतलब आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह हाथ से काम करने वालों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा करते हैं तथा इस विधि में सभी विद्यार्थी ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखकर अपनी पूरी शक्ति से डटकर मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम करते हैं। इस तरह से उनको अपने हाथों द्वारा कार्य करने के प्रति उदासीनता एवं श्रम करने वालों के प्रति घृणा के भाव नहीं रहते। मतलब सबके दिमाग में ये बात होती है कि जो हाथ से करने वाला काम है वो छोटा होता है, मेहनत वाला काम। हम चाहते हैं कि बैठ के जो काम होता है, वो दिमाग से जो काम होता है उसको अच्छा मानते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब इसको कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब। और ये जो मजदूर किस्म के लोग होते हैं जो हाथ से काम करते हैं उनको समाज में घृणा के दृष्टि से देखा जाता है। तो इस तरह अगर विद्यार्थी एक दूसरे से मदद करें, हाथ से काम करें, तो इसके प्रति उदासीनता और घृणा का भाव भी खत्म होता है। तो ये हो गया हस्त कार्य के प्रति अनुराग। सेवंथ है यह विधि समवायी रूप से नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सेवंथ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, मतलब साइंटिफिक मेंटलिटी। प्रोजेक्ट एक वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है विद्यार्थियों में। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि से बच्चों को के सामने योजना के मूल में कोई समस्या आती है, वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इसलिए इसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। नाइन्थ है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्योंकि इसमें भाग दौड़ होता है, इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो शारीरिक विकास भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट विधि द्वारा पढ़ाने में केवल बच्चों का मानसिक शक्तियों को विकसित होने का अवसर नहीं मिलता, साथ में शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि सोचने, विचारने, लिखने, पढ़ने के अतिरिक्त शारीरिक रूप से भी श्रम करना पड़ता है। 10th है अनुशासन, गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्त। मतलब क्या कि होमवर्क दिया जाता है जब
लेक्चर मेथड में कि अध्यापक क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स घर से करके लाना है तो बच्चे घर पे भी बिजी रहते हैं, तो इन सबों से ये फ्री रहते हैं इस मेथड से। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हो गए। अब इसमें कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस। प्रोजेक्ट विधि के दोष और उसकी सीमाएं। पहला, अधिक व्ययपूर्ण, मतलब खर्चीला होता है। ये अधिक व्ययपूर्ण मतलब खर्चीला होता है, इकोनॉमिकल नहीं होता। प्रोजेक्ट विधि में चाहे किसी योजना को लेकर चला जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा स्पेस चाहिए, तो ये खर्चीला होता है। पहला इसका डिसएडवांटेज हो गया, अधिक व्ययपूर्ण। दूसरा डिसएडवांटेज है अधिक समय की आवश्यकता। अगर हमारा जो सिलेबस है उसको सबको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा जाए तो बहुत लंबा समय चाहिए और समय पे हमारा सिलेबस फिनिश नहीं होगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान में, स्कूल में फूलों का बगीचा लगाना, तो फूलों का बगीचा लगाने में और उसको पूरी तरह से तैयार होने में 3-4 महीने चाहिए। तो ये एक लंबा समय की जरूरत होती है, लंबे समय की जरूरत होती है, तो अधिक समय की आवश्यकता। पहला क्या था, अधिक व्ययपूर्ण मतलब खर्चीला था। दूसरा है अधिक समय की आवश्यकता मतलब टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा है अध्यापक से अत्यधिक आशा, मतलब इसमें कोई भी जरूरत पड़ती है, कोई भी समस्या आती है तो बच्चे अध्यापक से पूछते हैं कि टीचर सॉल्व करेंगे उस समस्या को, तो इसलिए अध्यापक से अत्यधिक आशा रखी जाती है, मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर। क्रमबद्ध, फोर्थ इसका लिमिटेशन है क्रमबद्ध एवं पूर्णता का अभाव, सीक्वेंस में नहीं होता काम। प्रोजेक्ट विधि में प्रासंगिक ढंग से ही पढ़ाई की जाती है, जब जैसी जरूरत पड़ती है वो चीजें सीखी जाती है, तो सीक्वेंस नहीं होता। मुख्य कार्य प्रोजेक्ट को पूरा कराना होता है। प्रोजेक्ट पे कार्य करते समय जिस जिस प्रकार के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जब जब आवश्यकता होती है, उसे उसी समय पूरा किया जाता है। तो इसलिए इस विधि की पाठन विधि पूरी तरह से अव्यवस्थित एवं क्रमहीन है, सीक्वेंस की कमी होती है। फोर्थ इसका डिसएडवांटेज है।